ओके, तो आज हमको फिफ्थ यूनिट शुरू करना है। ठीक है, फिफ्थ यूनिट का नाम है डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। ओके, तो इसमें हमको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझ सकते हो, है ना, कि एक डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, ये क्या होता है, और दूसरा मॉडल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये दो टॉपिक मिला के ये वाला यूनिट होता है कंप्लीट। उसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। ठीक है, एज पर योर सिलेबस। सो डायमेंशनल एनालिसिस, ये यूनिट बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें हमको जितने भी चीज़ें पढ़नी हैं विच इज़ रिलेटेड टू डायमेंशन यूनिट्स, ठीक है, जो फॉर्मूले में जो यूनिट्स यूज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको डिटेल स्टडी करनी है कि उसका यूज कैसे करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, उसकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है ना। हम लोग इतना क्यों फोकस करते हैं जब भी तुम फॉर्मूले लिखते हो या जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके साथ में यूनिट लगाना क्यों कंपलसरी है ना, और यूनिट परफेक्ट क्यों होना चाहिए, या उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं इस यूनिट में। ठीक है, शुरू करते हैं। व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, सो डायमेंशनल एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। ठीक है, पहला तो ये क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक है विच मेक्स यूज ऑफ द स्टडी ऑफ द डायमेंशन फॉर सॉल्विंग सेवरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मदद करता है। ठीक है, सो डायमेंशनल एनालिसिस हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर एनालिसिस फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम। अब हम इसमें यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इट इज स्पेशली यूजफुल इन प्रेजेंटिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक है, इन अ कंसाइज फॉर्म। जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं टेस्टिंग के बाद में, किसी भी चीज की टेस्टिंग की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें जो रिजल्ट आते हैं उसके रिजल्ट को कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, उसके कुछ और जो इंपॉर्टेंट यूज हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो चीज है, टू टेस्ट द डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मोशन। ठीक है, अब ये जो वर्ड आया है डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है, इस टॉपिक, इसका भी एक टॉपिक है, उसको भी देखेंगे। बस ध्यान में ये रखना है कि हमको डायमेंशनल होमोजेनिटी किसी इक्वेशन की निकालनी है ना, मतलब वो इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायमेंशन। ठीक है, जैसे कोई भी इक्वेशन होता है ना, LHS, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज लिखा हुआ है इक्वल टू RHS, हम ये चीज प्रूफ करते हैं, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, तो यहाँ पर जो भी टर्म्स आते हैं, है ना, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें लिखी रहेंगी उसका डायमेंशन दैट विल बी इक्वल टू, मैथमेटिकली इक्वल टू द टर्म्स, और जो भी चीज लिखी है उसका डायमेंशन राइट हैंड साइड में, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो टू टेस्ट द डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ एनी इक्वेशन इन फ्लूइड मोशन, इसको चेक करने के लिए यूज होता है। दूसरा क्या है, टू डिराइव रेशनल फॉर्मूला फॉर अ फ्लो फिनोमिना। ठीक है, तो एक तो हम ये देखें कि बहुत सारी चीजें हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं, अगर हमको उसका यूनिट पता है तो हम कई बार फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट से हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एक तो फॉर्मूले से यूनिट निकाला जाता है, बट कई केस में ऐसा होता है कि हमको उसका यूनिट पता है, वहां से हम फॉर्मूला जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो वहां पर इसका यूज होता है। तीसरा है टू डिराइव इक्वेशंस expressed in terms of non-dimensional parameters। ठीक है, टू शो द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ ईच पैरामीटर। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो नॉन डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स को शो करते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है
to plan model test and present experimental results in a systematic manner. ठीक है, systematic manner, तो वहां पर इसका यूज हुआ है कई बार. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज कर पाते हैं. ठीक है, मेकिंग इट पॉसिबल टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स फ्लूइड फ्लो फिनोमेना. तो डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर हमको प्रॉब्लम्स मिलते हैं, ठीक है, वहां पर हम इसका यूज कर पाते हैं. दैट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. अब इसके एडवांटेजेस हम कुछ देख लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना. अगर हमको कभी लिखने के लिए आ जाता है या इसके बारे में हमको कहीं बताना है या लिखना है, तब के केस में हम क्या करेंगे. तो एडवांटेजेस क्या है इसके. तो फर्स्ट इज इट एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन डायमेंशनलेस टर्म्स. ठीक है, एक तो इसका जो यूज है वो क्या है कि जो भी वहां पर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है कुछ फंक्शंस के बीच में, है ना, जैसे फोर्स हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, इनके बीच में हमको रिलेशन मान लो स्टेब्लिश करना है, तो वहां पर हमको डायमेंशन की जरूरत पड़ती है. ठीक. दूसरा, इन हाइड्रोलिक मॉडल स्टडीज it reduces the number of variables involved in a physical phenomena generally by 3. तो पहले कभी हम स्कूलों में भी पढ़े थे कि यहाँ पर 3 जनरल एक फिजिकल फिनोमिना हम लोग कंसिडर करते हैं MLT. ठीक है, जहां पर M जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, L लेंथ को, T टाइम को. ठीक है, तो इन 3 फिजिकल पैरामीटर्स पे बेस्ड हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं जनरली. ठीक है, हाइड्रोलिक मॉडलिंग में. थर्ड है, बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स द डायमेंशनलेस पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड टू मेक सर्टेन लॉजिकल डिडक्शंस अबाउट द प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो हमको पहले तो प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ता है कोई भी वेरिएबल्स को, ताकि हम उस डायमेंशनलेस पैरामीटर्स को अच्छे से यूज कर पाए. ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट इसकी जो चीज है उसको हम यहाँ पर से डिराइव कर पाए. ठीक है, ये हमारा एक वहां पर एम रहता है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है, डिजाइन कर्व्स बाय द यूज ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा और डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के यूज के साथ में हम जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा आता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम का हम प्रोवाइड कर पाते हैं. एक ग्राफ या कर्व को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं बाय द यूज ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, दैट इज द यूज एडवांटेजेस. इसके अलावा इट इनेबल्स गेटिंग अप थ्योरेटिकल इक्वेशंस इन अ सिंप्लीफाइड डायमेंशनल फॉर्म. जो भी थ्योरेटिकल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, बहुत अगर लंबे इक्वेशंस भी हैं या डिफरेंट टाइप के इक्वेशन या रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है डिफरेंट फंक्शंस के बीच में, तो हम डायमेंशनल फॉर्म में उसको आसानी से कर पाते हैं. ठीक है, ये इसका एडवांटेज है. नेक्स्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड्स पार्शियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स देयर आर टू कॉम्प्लेक्स टू डील विथ मैथमेटिकली. ठीक है, एक टाइप का हमको डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे ही हमको सॉल्यूशन मिलने लग जाता है. ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम को हमको बाय द यूज ऑफ सम मैग्नीट्यूड, मतलब डेटा के हिसाब से अगर उसको सॉल्व ना करें और सिर्फ डायमेंशनल के हिसाब से सॉल्व करें, तो भी हमको लगभग सॉल्यूशन मिल जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इज फैसिलिटेटेड. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट बहुत आसान हो जाता है अगर हम इसका यूज करते हैं तो. ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है विद द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है. अब हम पहले तो ये देख रहे हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं, है ना. डायमेंशंस कई लोगों को बहुत दिक्कत होता है, बहुत लोगों को न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो यूनिट्स उनको प्रॉपर समझ में नहीं आता कि हमको यूनिट्स कैसे लिखने चाहिए. ठीक है, क्या होते हैं. तो पहले डायमेंशंस को समझते हैं कि डायमेंशंस क्या होता है. ठीक है, तो द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड इन फ्लूइड फिनोमेना
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और प्राइमरी क्वांटिटीज। जो भी हम यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड फिनोमेना में जो भी यहाँ पर टर्म्स यूज होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज या जिसको प्राइमरी क्वांटिटीज बोलते हैं उसी पे बेस्ड होता है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब चीज जिसको डेजिग्नेट किया जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द लेटर्स m फॉर मास, है ना, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम एंड थीटा फॉर टेम्परेचर। ये यहाँ पर फ्लूइड फिनोमेना के लिए जो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज या प्राइमरी क्वांटिटीज है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर टेम्परेचर इज स्पेशली यूजफुल इन कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए टेम्परेचर का बहुत यूज होता है। और द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और प्राइमरी क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड और सेकेंडरी क्वांटिटीज, ठीक है। देखो, फ्लूइड फिनोमेना के टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन क्वांटिटीज का यूज करते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल और प्राइमरी क्वांटिटीज। अब ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल और प्राइमरी क्वांटिटीज के हिसाब से एक्सप्रेस किए जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड और सेकेंडरी क्वांटिटीज, ठीक है। डिराइव्ड और सेकेंडरी, तो ये क्या क्या होते हैं, तो ये होते हैं वेलोसिटी, एरिया, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सेकेंडरी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल नहीं है ना। फंडामेंटल में क्या आता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीजें। लेकिन कुछ और क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे डिराइव की जाएगी, या उसको आधार मान के, उसको बेस मान के हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कहलाएगा सेकेंडरी या डिराइव्ड, है ना। डिराइव्ड का मतलब वही होता है कि किसी और से उसको लिया गया है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ द प्राइमरी क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक्सप्रेशन फॉर डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी क्वांटिटीज, ठीक है, जो भी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी क्वांटिटीज से डिराइव की जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब अ क्वांटिटी में बी आइदर एक्सप्रेस्ड डायमेंशनली इन MLT फॉर्म, ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्म है, और FLT फॉर्म, ये क्या होता है, तो कहीं पर कुछ इंजीनियर्स प्रेफर करते हैं फोर्स मास के जगह में एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स इज इजी टू मेजर, है ना। फोर्स मेजर करना आसान हो जाता है कई बार, कई जगह में मास के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जहां पर मास के जगह में फोर्स लिखा रहेगा वहां पर FLT सिस्टम यूज हो जाता है, ठीक है, ये FLT सिस्टम यूज होता है ना। बट जनरली तुमको देखने को मिलेगा MLT सिस्टम, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर एक टेबल दिया गया है ना, जहां पर से तुम देख सकते हो कि MLT और FLT सिस्टम कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। तो देयर इज क्वांटिटीज यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर एंड देयर डायमेंशंस, ठीक है। तो क्वांटिटीज यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। मास के लिए हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं तो MLT सिस्टम में M यूज होता है, ठीक है। FLT सिस्टम में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। उसके बाद कुछ जियोमेट्रिक क्वांटिटीज होते हैं, एरिया, वॉल्यूम, मोमेंट, इनर्शिया, ठीक है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है ना। MLT सिस्टम में काइनेमेटिक क्वांटिटीज कुछ होती हैं, ठीक है, जैसे लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, ग्रेविटी, ठीक है, तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है, ओके। इसके अलावा सम डायनेमिक क्वांटिटीज आर देयर, ठीक है। डायनेमिक क्वांटिटीज में क्या हो गया, फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, फोर्स, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, डायनेमिक विस्कोसिटी, मोमेंटम, वर्क, टॉर्क, पावर, तो उनको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब यहाँ पर MLT में मास आ जाएगा, यहाँ पर उसके जगह में फोर्स आ जाएगा। देन सम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज आल्सो, ठीक है, टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, एंथैल्पी पर यूनिट मास, ये सब चीजें। तो यहाँ पर टेम्परेचर का टर्म आ गया, इसलिए थीटा यूज हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सिस्टम
रिक्वायर्ड, ठीक है, जहां पर जैसा सिस्टम यूज हो रहा है वहां पर इस तरीके से हम डायमेंशंस को लिख पाते हैं, है ना। ये सारे डायमेंशंस कहलाते हैं, ठीक है, ये सारे डायमेंशंस कहलाएंगे। यूनिट अलग होता है, डायमेंशन अलग होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब देख लेते हैं हम लोग डायमेंशनल होमोजिनिटी क्या होता है, ठीक है, डायमेंशनल होमोजिनिटी। तो डायमेंशनल होमोजिनिटी मतलब क्या है? अ फिजिकल इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो भी इक्वेशन होता है वो एक या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशनशिप होता है। सो any correct equation expressing in a physical relationship between quantities must be dimensionally homogeneous and numerically equivalent। जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल भी यहां पर लेंगे। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी एक्चुअल में क्या होता है? तो इट स्टेट्स दैट every term in a equation when reduced to fundamental dimension must contain identical power of each dimension, ठीक है। मतलब अगर कोई भी डायमेंशन किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जिसका जितना डायमेंशन है उतना ही डायमेंशन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का मिला के राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए, ठीक है। तो अ डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, ठीक है, सारे यूनिट सिस्टम में ये यूज होता है। इन डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन ओनली quantities having same dimensions can be added, subtracted, equated, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि होमोजीनियस इक्वेशन में ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सेम डायमेंशंस हैं उन्हीं को तुम ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर तुम एक सिंपल सा एग्जांपल लो। लेंथ का कोई यूनिट होता है, ठीक है, लेंथ का यूनिट है, अगर एक तरफ दिया हुआ है ना, लेंथ की यूनिट बहुत सारी होती हैं। अगर हम लोग इसका ऐसा यूनिट देखें लेंथ का तो क्या होता है, मीटर में लिखते हैं इसको, है ना। अब कहीं पर तुमको दिया हुआ है किलोमीटर, है ना, एक क्वांटिटी किलोमीटर दिया है और एक जगह मीटर दिया हुआ है, तो इसको तुम डायरेक्टली जोड़ पाओगे क्या? इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ पाते हम लोग जब तक इन दोनों का यूनिट सेम ना हो जाए, ठीक है। इधर दिया 1000 मीटर, इधर दिया है तुमको 1 किलोमीटर, तो 1000 प्लस 1 नहीं कर सकते, है ना। या तो तुमको इसको भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा या इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि ऐसा यूनिट में होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू ये हो गया 1000 मीटर। तो यहाँ पर जो मीटर की का जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसके साथ इसको हम जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ भी है, सेम डायमेंशनल वाली चीजों को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक तुमको दिया हुआ है P इक्वल टू डब्ल्यू एच, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जैसे हम निकालते हैं तो स्पेसिफिक वेट इनटू हेड जो उसका होता है हाइट, ठीक है, वहां से उसको देखते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ द LHS, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है इसका क्या हो जाता है, ml-1 T-2, ठीक है, ml-1 T-2, ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का हो गया, ठीक है। RHS में क्या हो जाएगा वही चीज, तो W का तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले डायमेंशन देखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेसिफिक वेट का ml-2 T-2 इंटू हाइट का क्या हो जाता है, सीधा लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। इसको जब सॉल्व करोगे ml-1 T-2, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायमेंशंस ऑफ LHS P, ठीक है, P का जो डायमेंशन है ml-1 T-2 इतना आ रहा है। RHS का जो डायमेंशन है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में ये भी कितना आ रहा है, ml-1 T-2। तो यहां पर से हम देख पाते हैं डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, ठीक है। तो इक्वेशन P इक्वल टू WH इज डायमेंशनली होमोजीनियस, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशनली होमोजीनियस बोलेंगे। सो इट कैन बी यूज्ड इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूले बनते हैं, है ना, ऐसे ही नहीं बन जाता, पूरी तरीके से चेक करना पड़ता है कि उन दोनों में डायमेंशनल होमोजीनिटी है कि नहीं है, ठीक है, वो उस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब जाके हम उस फॉर्मूले को सही बोल पाते हैं। तो दैट इज एक्सपेरिमेंटली भी वो सही होना चाहिए, डायमेंशनली भी सही होना चाहिए, ठीक है।
इस तरीके से हम चेक करते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है ना। ठीक है, इसके कुछ हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी? सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रूव्स यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, तो इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं। तो इट फैसिलिटेट्स टू डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमको डायमेंशनल डिटरमाइन करने में ये यूजफुल होता है। फिजिकल क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को निकालने के लिए हम इसका यूज कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा, इट हेल्प्स टू चेक वेदर एन इक्वेशन ऑफ एनी फिजिकल फिनोमिना इज डायमेंशनली होमोजीनियस और नॉट। ठीक है, कि कभी तुम अगर गलती से गलत फॉर्मूला लिख लिए, उसको तुमको चेक करना है, तो विद द यूज ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी यू कैन चेक whether this formula is physically or dimensionally right or wrong। ठीक है, या कोई भी इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है, उसको तुम चेक कर पाते हो इसमें। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन के भी काम आता है। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना, तो हम भी तब भी इसका हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इट प्रोवाइड्स अ स्टेप टुवर्ड्स डायमेंशनल एनालिसिस विच इज फ्रूटफुल एम्प्लॉयड टू प्लान एक्सपेरिमेंट्स एंड टू प्रेजेंट द रिजल्ट मीनिंगफुली। ठीक है, तो ये हमको क्या प्रोवाइड करता है? डायमेंशनल एनालिसिस के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट प्लान कर पाते हैं, ठीक है, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करता है। ठीक है, कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वहां पर जो रिजल्ट आया आउटपुट में, है ना, कोई रिलेशन निकला, कोई फॉर्मूला डिराइव हुआ, तो उसको चेक करना है हमको कि वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो वहां पर हम डायमेंशनल होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट यूज में लाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि हम डायमेंशंस को कितना समझ पा रहे हैं, है ना, और डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं किसी चीज का। तो एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, है ना। हमको डायमेंशन निकालना है, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारे पास डिस्चार्ज, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फोर्स और स्पेसिफिक वेट। ये 4 क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनका हमको डायमेंशंस निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है ये। ठीक है, क्योंकि ये आना चाहिए। तो डिस्चार्ज जैसे देखते हैं पहला, तो डिस्चार्ज उसके देखें, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे हम किसमें? आइदर सेकेंडरी क्वांटिटी और प्राइमरी क्वांटिटी में। ठीक है, प्राइमरी क्वांटिटी में अगर डायरेक्टली हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसको सेकेंडरी और डिराइव्ड क्वांटिटी में तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज देखने से क्या समझ में आ रहा है कि ये किन चीजों से बना हुआ है ना। तो डिस्चार्ज हमको पता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है डिस्चार्ज। तो अब एरिया देख लेते हैं हम कि एरिया किन चीजों से मिलकर बना होता है ना। एरिया जैसे तुम देखे हो, तो एरिया से तुमको यह समझ में आएगा कि इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है ना, किन चीजों से बना हुआ है, या बेसिक इसके क्वांटिटीज क्या है। तो एरिया मतलब क्या हुआ? ये लेंथ के मल्टीप्लीकेशन से बनता है। 2 लेंथ जब मिलते हैं तब एरिया बनता है। तो यहाँ पर हमको मिल गया एक क्या, प्राइमरी पैरामीटर्स या प्राइमरी क्वांटिटी मिल गया हमको, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, तो लेंथ के फॉर्म में। ये हो गया एल स्क्वायर। वेलोसिटी जब तुम देखोगे तो वेलोसिटी होता है क्या? वेलोसिटी का एक तो तुम इसके फॉर्मूले से, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से देख सकते हो, या तो इसके यूनिट से देख सकते हो, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जब देखते हैं हम, ठीक है, तो मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम एल लिख सकते हैं। सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, तो एल बाई टी। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लिख लिए, यहाँ पर एल बाई टी लिख दिए। तो एल स्क्वायर इंटू एल बाई टी, ये क्या हो गया? एल क्यूब बाई टी।
ठीक है, तो इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एल क्यूब या L3T-1, इसको पढ़ा भी ऐसा जाता है, L⁻3 हम नहीं पढ़ रहे, है ना, L⁻3 T⁻−1 ये ऐसा नहीं पढ़ा जाता, इसको कैसे पढ़ते हैं, L3T-1। ठीक है, तो दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिमिलरली दैट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो सबसे पहले तो हम उसको किसी भी रिलेशन में उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, एक बेसिक जो रिलेशन निकल पाएगा, जितना बेसिक हो सके। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिपेंड करता है डायनेमिक विस्कोसिटी पे। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू का रिलेशन होता है म्यू बाई रो। ठीक है, जहां पर म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, रो है डेंसिटी, है ना। तो तुम चाहो तो इसको और थोड़ा सा सही तरीके से एक्सप्रेस कर लो। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, क्योंकि म्यू का हमको निकालना पड़ेगा क्या, पहले तो डायमेंशन म्यू का निकालना पड़ेगा। तो म्यू का डायमेंशन निकालने के लिए तुमको किस में आना पड़ेगा, ये वाले इक्वेशन में, लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अब देख लो यहाँ पर कि म्यू क्या हो जाएगा, तो टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। टाउ क्या है यहाँ पर, शियर स्ट्रेस है ना, और किसी भी टाइप का जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और डी यू बाई डी वाई, तो यू यहाँ पर क्या है, यू वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो एल बाई टी, और वाई एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1/L हो जाएगा ये। ठीक है, 1/L, और यहां से इसको जब देखें हम लोग तो 1/T ये बचेगा, और इधर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स को लिख सकते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए। ठीक है, और यूनिट एरिया, एरिया को लिख सकते हैं L² इंटू 1/T, और इधर मास m। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो लेंथ पर यूनिट स्क्वायर ऑफ द टाइम। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L बाई टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब LT-2। इसको जब सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, तो इस तरीके का हमको मिलता है क्या, ml-1 T-1। ठीक है, ml-1 T-1, ये किसका हो गया, तो ये म्यू का डायमेंशन हो गया। ठीक है, म्यू का डायमेंशन हो गया। रो डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास के लिए m, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, मतलब L3। ठीक है, तो ये हो गया ml-3, तो डेंसिटी का हो गया ml-3। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है तो म्यू अपॉन रो ml-1 T-1 अपॉन ml-3, तो ये निकल के आ गया कितना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का L2T-1। ठीक है, L2T-1। उसके बाद हम जैसे निकालते हैं फोर्स, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m यूज करते हैं, एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए m हो गया, है ना, लेंथ LT, है ना, LT-2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर जब मल्टीप्लाई करेंगे, मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो mLT-2, ये किसके लिए हो गया, फोर्स के लिए हो गया। ये एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, फॉर्मूला जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, बड़ा होगा, उतने ज्यादा हमको वहां पर स्टेप्स लगेंगे सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। उसके अलावा जैसे स्पेसिफिक वेट निकालते हैं, तो स्पेसिफिक वेट में क्या करेंगे हम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वेट। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जितना वेट रिक्वायर्ड है किसी बॉडी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो वेट एक टाइप का फोर्स है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, तो फोर्स के लिए अभी जस्ट निकाले हैं। ठीक है, फोर्स के लिए जो कैलकुलेशन है, या फोर्स का डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली रख लो, या फोर्स को फिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, फोर्स को भी यहाँ पर तुम मास इंटू एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर दो। एक्सेलरेशन अलग निकालो, मास अलग निकालो, उसके बाद mL-T-2 अपॉन L3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, ml-2 T-2। ठीक है, ml-2 T-2। दैट इज द प्रोसीजर हाउ टू check the dimension or how to find the dimension of any physical quantity। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पर डायमेंशंस को चेक करेंगे, डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्वांटिटी का। ठीक है, और इसके अलावा
जो हमने यहाँ पर देखा है डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस। इसके अलावा हम यहाँ पर जो क्वांटिटीज यूज करते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से दूसरे को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बेसिक एक्सप्रेशन इसका क्या है, डायमेंशनल को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है, डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा है। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है, यस। ओके।